हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड है। बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड का मतलब क्या है? सारे के सारे लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसमें आपका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है। आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, जो भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी उन्हें क्या अभी ये सही समय आ चुका है एवरेज करने का, क्योंकि काफी ऊपर आप लोगों ने बाई कर रखा होगा। और जो इसमें इन्वेस्टर्स नहीं है, क्या उन्हें फ्रेश बाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल अगर इसके डीमर्जर की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो लिस्ट हुआ है हमारे, इसमें अलग से निकल कर आया है शेयर। 5 साल हो गए हैं इसको और 5 सालों में ही इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है लोगों की। लोग सोच रहे हैं कि ये अगला मल्टी बैगर बनेगा। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज इसके बारे में सुनी होगी। अब मैं आपको बताऊं, अगर कि पिछले साल 2023 में अगस्त में इसने अपना हाई बनाया था 25 अगस्त को 95 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 95-96 रुपए तक जा चुका था ये शेयर। और इसके बाद अगर आज करंट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये 64 से 65 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्या ये अगला मल्टी बैगर सच में बनने वाला है? इसी बात को जानने के लिए हम 2-4 चीजों के बारे में इससे डिटेल्ड रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च की बात करें तो पूरे की पूरे बैंकिंग सेक्टर की हालत इस समय थोड़ी सी डाउन चल रही है। लेकिन आप कहेंगे कि जब बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था तब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब उसके लिए बात कर सकते हैं हम लोग कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, Q2 के रिजल्ट्स, इसके पहले Q1 रिजल्ट्स, मतलब लगातार जो रिजल्ट्स हैं वो डेप्रिसिएट हो रहे हैं, मतलब घटते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर घट रहे हैं रिजल्ट्स तो क्या ये बैंक खराब हो चुका है, कुछ क्या इसमें प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या ये बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगा? तो मैं आपसे कहूंगा कि बैंक में पोटेंशियल हो सकता है बहुत हो, और बहुत सारे लोग बोलते रहते होंगे आपसे कि बहुत अच्छी बैंक है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन जो Q2 के यानी Q1 बेसिस पर जो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से परेशान हैं। और इसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इरिटेट होके सेलिंग कर देते हैं और इसी वजह से शेयर का प्राइस लगातार डाउन आता जा रहा है। अब इसको क्या आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये डेप्रिसिएट क्यों हो रहा है, गिरता क्यों जा रहा है। इन्वेस्टर्स तो परेशान तभी होंगे ना जब कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। और प्रॉब्लम क्या बैंक की तरफ से है या आरबीआई की गाइडलाइंस की तरफ से है? बैंक तो अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस एक आई थी 2022 में और उसमें उन्होंने कहा था कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उस पर उन्होंने सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी, यानी कि कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहेगा। और उन्होंने सोचा क्या था उस टाइम पर, मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई ने सोचा कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन जो होते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो माइक्रो फाइनेंस लोन मतलब आप जाएंगे अपने आधार कार्ड पर, आपको लोन मिल जाएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या समथिंग ऐसा कुछ। तो उसमें आपको बहुत 50,000 से 1 लाख ऐसा कुछ लिमिट्स होती हैं समथिंग। तो आप जाएंगे आधार कार्ड पे लोन, इस समय बहुत सारे लोगों ने उठा रखे हैं, मैंने खुद देखा, मेरे आसपास के लोगों ने भी, उन्हें माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। तो अब उसमें रिस्क बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये हाई रिस्क कैटेगरी में आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो लोन रीपेमेंट है, रीपेमेंट जरूर अच्छा खासा अभी तक तो चलता आ रहा है अमाउंट की, जितने लोग लोन लेते हैं उसमें से 99% लोग लोन रीपे कर देते हैं, यानी कि चुका देते हैं। लेकिन लगातार ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1.5% कुछ साल पहले मतलब 2023 में 1.5% लोग फ्रॉड थे। मतलब फ्रॉड का मतलब रिपेमेंट नहीं कर पाते थे लोन की। और अभी ये जो अमाउंट है बढ़ के 1.8% हो चुका है। अब आप कहेंगे कि बहुत थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, लेकिन आप देखिए 1 साल में अगर ये डिफरेंस बढ़ सकता है तो आगे आने वाले फ्यूचर में कितनी तेजी से ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि लोन पर जब आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में बताया कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है, कोई भी बैंक कितना भी परसेंटेज चार्ज कर सकती है, तो वो चार्ज का परसेंटेज जितना भी पहले चलता था उसका लगभग उन्होंने 40 to 50% इंक्रीज कर दिया। 40 to 50% इंक्रीज का मतलब अगर पहले 5% चलता था तो ये समझ लीजिए आप कि अब 7% चलने लगा, और अगर 10% चलता था तो अब 14% चलने लगा। तो इस हिसाब से 40 to 50% बैंक्स ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया माइक्रो फाइनेंस लोन पर। और जो आरबीआई ने सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा। अब बैंक्स को जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सीधा सीधा शेयर होल्डर्स पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब ये लोन, अब लोन तो धड़ाधड़ बांटे जा रहे हैं। लोन बांटे क्यों जाते हैं? क्योंकि ताकि बैंक्स की अर्निंग क्या हो सके, ज्यादा हो सके। लेकिन जब लोन बट जाएंगे और रीपेमेंट नहीं आएगी, यानी कि पेमेंट नहीं करेंगे वापस जिन्होंने लोन लिया है, तो मेरे हिसाब से वो फ्रॉड कर जाएंगे। तब
बैंक की नेट इनकम घटने लगेगी और इसीलिए इस जो माइक्रो फाइनेंस लोन को है उन्होंने प्रोविजंस में डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन जो इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है तो उनका करीब करीब 325 करोड़ रुपए का उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी चीज कि इनका जो महाराष्ट्र से टोल वाला सिस्टम था तो उन्होंने टोल लेना वहां पर बंद कर दिया, तो उसकी वजह से इनके 225 करोड़ रुपीस वहां पर फंसे हैं, तो इसीलिए वो भी क्या है प्रोविजंस में है, यानी कि करीब करीब आप देखेंगे कि 550 करोड़ रुपए इनके यूजलेस है। यूजलेस का मतलब अभी फिलहाल ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास वो पैसा नहीं आ पा रहा है। अब क्या किया जाए, तो इसलिए काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बैंक, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि बाकी सारी चीजें इनकी अभी तक की स्टेबल हैं, जबकि माइक्रो फाइनेंस लोन के अलावा भी एक दूसरा बड़ा रीजन है, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का आजकल सारी की सारी बैंक्स आप देखेंगे, चाहे वो इंसान मतलब कैपेबल हो या ना हो, चाहे वो इंसान अपना पेमेंट कर पा रहा हो टाइम से या ना कर पा रहा हो, लेकिन सारी की सारी बैंक क्रेडिट कार्ड्स लोगों को इस तरीके से बांट रहे हैं जैसे कि आप समझ लीजिए आपको चूरन बांटा जाता है। तो अब फ्री की चीजें मतलब ऐसे तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अब उससे कोई नुकसान अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, क्योंकि लगातार जब ये हर एक इंसान के पास क्रेडिट कार्ड पहुंच जाएगा, वो तो अपना खर्चा कर रहा है ना, वो तो उसके पास नहीं है पैसा, इसके बाद भी वो खर्च कर पा रहा है। अब अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो एक बबल में फंस जाता है। आप सभी को पता है कि इसके बाद बैंक चार्ज करते हैं 30 to 40% इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन अगर क्या होगा, वो इंसान पेमेंट करने में कैपेबल ही ना हो, वो 30 to 40% भी वो तो तब फायदा होगा ना बैंक को जब वो इंसान रिपे कर पाएगा, यानी कि अपना पेमेंट कर पाएगा। और अगर वो करने में कैपेबल ही नहीं है, अब वो यूज करना बंद कर देगा, किसी दूसरे बैंक का ले लेगा, यानी कि एक तरीके से फ्रॉड कर जाएगा, तब फिर बैंक को कितना हैवी नुकसान हो सकता है आप ये सोचिए। और इसका भी जो रिपेमेंट ना कर पाने वालों की संख्या है, ये भी लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आई है। अब लगातार क्रेडिट कार्ड जो बांट रही हैं कंपनियां, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। वो क्या है कि अभी तक फिलहाल इनके जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वो बहुत ही बैलेंस चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी समस्या आगे चल के हो सकती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नहीं, सारी की सारी बैंक्स को होंगी, जिनमें से सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक आएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड शो करता है। आगे देखते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें क्या हैं, इनका मैनेजमेंट जो है मिस्टर विश्वनाथन जी, वो अपने आप में ही बहुत ही महान व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस बैंक को मतलब इसमें अपना स्टेक किस तरीके से बढ़ाया, कैसे कैसे किया अपना घर बेच के, ये सारी चीजें अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। वो बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान है, इसीलिए उन पर हम भरोसा जता सकते हैं। दूसरी चीज, कब ये लगभग अगस्त 2023 से 95 to 96 रुपीस पे था और आज 64 to 65 रुपीस पे है, यानी कि वहां से 33% 35% टूट चुका है। अब अगर ये 65 से 95 वापस पहुंच जाता है तो आप समझ लीजिए कि करीब करीब आपको 50% का फायदा होगा जिन्होंने इस प्राइस पर इसे बाई किया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस प्राइस पर इसे बाई कर लीजिए, मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं आपको अगर ऐसा होता है तो। और सारा का सारा जो गेम है शेयर मार्केट में वो प्रोबेबिलिटी पर है, कोई भी चीज कंफर्म या फिर फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये वापस 95 पहुंच जाएगा, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये डूब जाएगा। अब डूबने के चांसेस कम हैं, क्यों कम है उसका भी कारण है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार बेहतर परफॉर्मेंस देने की वादे करती है। आगे इसने बताया है अपनी गाइडलाइंस में कि आगे चल के इनका जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है सब स्टेबल होगा, और जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो लगातार इंक्रीज करेंगे। जब ये डीमर्ज हुए थे, जब इनकी कंपनी आई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तब 221 समथिंग इनकी ब्रांचेस थी, और आज ये बढ़ के 920 से 930 हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि कितनी फास्ट ग्रोथ दिखाई है इसने, और आगे चल के इन्होंने कहा है कि इस नंबर को इंक्रीज करके वो लगभग 5000 तक कर देंगे आगे आने वाले 2029 तक। अब आप देखेंगे अगर आपका इतना लंबा समय है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? आप कहेंगे ब्रांचेस बढ़ने से हमारा क्या प्रॉफिट होगा? जब ब्रांचेस बढ़ेंगी तो लोगों का डिपॉजिट बढ़ेगा, डिपॉजिट बढ़ेगा तो उससे नेट इनकम बढ़ेगी, नेट इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, और ज्यादा लोन्स बांट सकते हैं, और ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट में दिखा सकते हैं आगे आने वाले समय में।
पर अभी के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो काफी ज्यादा मैं कहूंगा इसमें दिक्कतें हैं और फंसे हुए रह सकते हैं आप लोग। यानी कि जिन्होंने होल्ड पहले से ले रखा है, होल्ड कर रखा है, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अभी साल 6 महीने इसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। अब आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें आईडीएफसी बैंक में मोस्टली निगेटिव्स दिख रही हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर निगेटिव नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से बैंक आगे ना ही बढ़ पाए। आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत आगे अच्छी खासी दिख रही हैं, जो कि हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये बुना लें उन अपॉर्चुनिटीज को और बहुत एक मल्टी बैगर साबित हो जाएं, जो कि लोग कहते रहते हैं। अब पीई की बात करें इसके तो लगभग इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस नीचे आने से सस्ते दामों में मिलने लगा है पहले की तुलना में। अब दूसरी चीज ये है कि जो कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये लगातार प्रमोशंस में बहुत ज्यादा बेहतर, ब्रांडिंग बहुत बेहतर है। इसकी ब्रांडिंग बेहतर है का मतलब क्या है, अभी आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट क्रिकेट हुआ था, मतलब ये जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं अपना, वो बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं और कंपनी का कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उनके एप्लीकेशंस बेस्ट वर्क करते हैं, मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि आज तक मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई भी यूजर नहीं देखा है जो कंप्लेन कर रहा हो कि उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। यानी कि आईडीएफसी बैंक अगर हम कस्टमर बेसिस पर देखें तो बहुत ही अच्छा रिव्यू देते हैं कस्टमर्स, यानी कि बेस्ट है कस्टमर सिस्टम। आगे की बात करेंगे तो मैं कहूंगा आईडीएफसी बैंक में अगर मैं कह दूं आपसे कि बाई रेटिंग है तो क्या आप खरीद लेंगे, तो मैं कहूंगा बाई रेटिंग या सेल रेटिंग या होल्ड रेटिंग की बात करें तो जेफरीज ने खुद कहा है कि 33% का अपसाइड उसमें वो देख पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेफरीज की रेटिंग्स हैं। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि 75 पे इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक कर पाना काफी मुश्किल है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो शेयर मार्केट में आते हैं, जो ये सारे वीडियो देख रहे होंगे, कि शॉर्ट टर्म में क्या अभी हम ले लें इसको 65 में और ये पहुंच जाएगा अभी 70, 80, 85 और हमारा हो जाएगा फायदा। तो शायद ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी ये इसी रेंज में, इसी लूप में फंसा हुआ आपको दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस, जो इनका डिपॉजिट्स है वो बढ़ेगा, जो इनका लोन कैटेगरी का है, जो इनका वापस आ रहा है रिपेमेंट और इंटरेस्ट से इनकम बढ़ेगी, जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा आगे चल के बैंक को प्रॉफिट होगा, और बैंक को प्रॉफिट होगा तो उसके शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। मतलब तो ये निकल के आ रहा है साफ साफ कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में काफी सारे नुकसान नजर आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा अच्छी बैंक नजर आने वाली है ये। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज के आज जाकर आप खरीद लीजिए या आज के आज जाकर आप बेच दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब बढ़ेगा तब खरीद लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको इसमें एक साथ ना ही बाई करना है ना ही सेल करना है, धीरे धीरे कर बाई कर सकते हैं। और अगर ये भी इसी लूप में फंसा है तो धीरे धीरे कर सेल कीजिएगा, कभी भी ये बैंक रिवर्स ट्रेंड भी तो कर सकता है, और तब अगर रिवर्स कर गया और आपने सारा माल बेच दिया तो आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। अब ये मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन जब ये 75 का अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा और फिर से जो इसका फ्रेश हाई है 95 को ब्रेक कर देगा, इसके बाद इसमें रोकने वाला कोई नहीं है। 150 तक का टारगेट जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको व्यू लंबा रखना पड़ेगा। लंबा रखने का मतलब करीब करीब 4 से 5 सालों का भी व्यू बनाकर चलना पड़ सकता है। तो फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि ये बैंक इतना बेहतर परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में काफी सारी प्रॉब्लम्स के चलते अभी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो परेशान थे, इसीलिए उन्होंने सेलिंग करी और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया है। पर स्टॉक का प्राइस नीचे आया है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहा है बैंक, सिर्फ रिजल्ट्स अभी खराब आ रहे हैं। रिजल्ट्स जैसे ही सुधरेंगे तो फिर से ये बाउंस बैक कर सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस ना करके इसका ओवरऑल सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, ताकि आप समझ सके कि रिजल्ट्स जो होता है वो डिपेंड करता है काफी सारी सिचुएशंस पर। सिचुएशन सुधरने के साथ रिजल्ट भी सुधर जाते हैं, और जब नंबर सुधरते हैं तो बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री कर जाते हैं। अब दो चीजें इसकी, एक बहुत अच्छी और एक बहुत खराब बताऊंगा, जो मुझे लगती हैं पर्सनली। वो ये है, बहुत खराब चीज है कि इसमें रिटेल्स का बढ़ता हुआ जुनून, रिटेल्स का बढ़ता हुआ जुनून मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना स्टेक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है कि आप देखेंगे रिटेलर्स की जो शेयर है वो परसेंटेज करीब करीब 56 है, हालांकि इसमें इनके प्रमोटर्स भी एडेड है। ठीक, अब दूसरी जो बहुत अच्छी चीज है इसकी, जिसकी वजह से शायद ये आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, एफआईआईज का बढ़ता इंटरेस्ट। एफआईआईज ने भी अपना स्टेक 3 महीने में, ये सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात कर रहा हूं,
10% से इंक्रीज किया है। नेक्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सितंबर वाले में 10% से इंक्रीज कर दिया है एफआईआईज ने अपना स्टेक, यानी कि एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि इस बैंक में दम है, ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वो लोग फ्यूचर में पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं कि आज लगाया कल उन्हें मुनाफा चाहिए। कल के मुनाफे के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो मैं कहूंगा आप इसमें बिल्कुल दूरियां बना लें, तभी आपका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो ये बैंक बहुत अच्छा हो सकता है। फिलहाल अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं, अपने लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम और आप एक टीम बन जाएं, जुड़ जाएं और आपस में बातचीत करके और ज्यादा अच्छी से अच्छी रिसर्च में करूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाऊं आपके लिए और अच्छे से अच्छे शेयर्स बताऊं ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे करते रहिए, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहिए और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।